चल, तो वी हैव चैप्टर 8 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हियर। मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक मतलब हमने क्या समझना है हियर, वी ट्राइंग टू कन्वर्ट द ब्लैक मनी इनटू द वाइट मनी, राइट। यही हमने सुना ना, ब्लैक को वाइट कर दो, ये सब नॉर्मल हमने लैंग्वेज में भी सुना हुआ है। तो ब्लैक मनी को वाइट करना यानी कि प्रॉपर वही लॉन्डर धो रहे हैं हम लोग उसको, कि काले पैसे को सफ़ेद पैसा कर रहे हैं। काला पैसा इस ऐसे पैसा जिसका हम सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। सोर्स हम क्यों डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसका जो सोर्स होगा ना वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी होगा, राइट। पैसा काला ऐसे नहीं होता है, इट इज़ दो रीजंस हो सकते हैं उसके। पहला कि हमारा सोर्स ही उसका ऐसा है कि विच इज़ अ रॉन्ग वन, राइट। तुमने ना ये नहीं पढ़ा, एक चैप्टर है आपकी बुक में एक बेनामी प्रॉपर्टीज़ वाला, ठीक है, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली ऐसे बोलते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक समझ जाओ, ज़रूरी है ये भी कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी। वो प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है वो आपने उन पैसों से ली है जिन पैसों का तुम सोर्स नहीं बता सकते, ठीक है। अब क्योंकि तुम उनका सोर्स नहीं बता सकते थे तो तुम प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते थे। प्रॉपर्टी लेने के लिए तो प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड रजिस्ट्रेशन ये सब चाहिए। तो तुम यूजुअली क्या करते थे ऐसे केसेस में कि वो प्रॉपर्टी किसी और बंदे के नाम पे लेते थे। कोई ऐसे ही कोई बंदा आएगा रैंडम, उस बंदे के नाम पे तुमने वो प्रॉपर्टी ली, पर वो प्रॉपर्टी के एंटायर पैसे तुमने दिए, पर कागज़ उसके नाम पे बने। पर यूजुअली एक ओनर कौन होता है? एक ओनर वो इंसान होता है जो सारे पैसे भी देता है और उसके नाम पर प्रॉपर्टी भी होती है, राइट। तो इधर तो प्रॉपर्टी पूरी किसी की भी नहीं है, मेरी नहीं है क्योंकि मेरे नाम पे नहीं है, उसकी नहीं है क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए, राइट। तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी बेनाम हो जाती है, बेनामी। आया समझ? सिमिलरली इन मनी लॉन्ड्रिंग हम ये बात कर रहे हैं कि हम पैसा काला दो वजह से होता है। पहला, उसका सोर्स खराब है। सोर्स खराब है इन द सेंस मैंने किडनैपिंग करके फिरौती करके पैसा कमाया, सोर्स खराब है ना। मैंने किसी का मर्डर किया, मुझे पैसे मिले, सोर्स खराब है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से आया हुआ पैसा भी ब्लैक मनी होता है। साथ के साथ ऐसा पैसा जो तुमने सही सोर्स से कमाया बट उस पर टैक्स नहीं पे किया तो भी ब्लैक मनी हो गया, राइट। तो ऑलवेज बट इवेंचुअली द एंटायर थिंग इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी एज वेल। तुमने सही सोर्स से पैसा कमाया पर उसको टैक्स ना देने के लिए तुमने गलत काम किए ही होंगे। कैश में लिया होएगा, बुक्स ऑल्टर की होंगी, मिस रिप्रेजेंटेशन किया होएगा, फ्रॉड किया होएगा, कंसीलमेंट किया होएगा, सब बहुत कुछ किया होगा, राइट। सो हियर व्हाट वी एक्सप्लेन इज मनी वी launder the black money is from wrong sources or by evading taxes. That money if we try to convert it into a white money, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और हम बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि हम ये मनी लॉन्ड्रिंग होने ना दें। दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। प्रोहिबिटेड तो है, मतलब हमने यहाँ पर वर्ड प्रोहिबिशन यूज़ नहीं किया, इट इज़ ऑलरेडी प्रोहिबिटेड विच इज़ नोन। पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ये ना हो। प्रोहिबिटेड तो मर्डर भी है ना, पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वो ना हो, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। अब मनी लॉन्ड्रिंग में हम ना स्पेसिफिकली उन्होंने पहले क्या समझाया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। लॉन्ड्रिंग में उन्होंने जो सीढ़ी नहीं बनाई हुई है, पहला प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। मैं आपको बेसिक समझाती हूँ, फिर अपने रीड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते फिर बोरिंग हो जाता है, इसलिए। तो पहला हमें क्या बोलते हैं ना, जब आपने मान लो कोई गलत सोर्स से पैसा कमाया है तो आपका पैसा आपके पास है, करेक्ट। सो फर्स्ट टाइम इज़ यू अर्न द ब्लैक मनी, करेक्ट, जो यहाँ पर नहीं है। आप पहले पैसे लेते हो, अब वो पैसे को आप लॉन्डर करने के प्रोसेस में डालोगे तो सबसे पहले आप करोगे उसकी प्लेसमेंट, ठीक है। ये प्लेसमेंट जो होता है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे औखा स्टेज है। एक हम क्रिमिनल्स का दुख देख रहे हैं कि सबसे औखा उनको लगता है प्लेसमेंट करना। क्यों? क्योंकि आपका गलत पैसा है। गलत पैसे को भी साफ़ करने के लिए एक ही तरीका है, धोगे तो नहीं, उसको सच में मार्केट में डालना पड़ता है, ठीक है। कोई तरीके से वो पैसा मार्केट में एक बार घुस गया ना, फिर वो इधर उधर जाते जाते अपना सेट हो जाएगा। तो सबसे औखा काम है प्लेसमेंट करना। वाई? बिकॉज उस टाइम पे पैसा तुम्हारे पास है, पता लग रहा है कि ये एग्जैक्ट पैसा किसका है। तुम्हारा सोर्स ऑफ मनी और द मनी के बीच में एकदम डायरेक्ट लिंक है। यहाँ धरा गए तो फिर तो पकड़े ही गए, बाद में पकड़ना मुश्किल है ना। प्लेसमेंट कैसे करते हैं लोग? सिंपल, कहीं पर कोई डिपॉजिट दे देंगे, कोई ज़मीन खरीदनी है, कहीं पर कुछ पैसा दे देंगे कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा, कोई एसेट, कोई गोल्ड, ऐसे सब करते हैं। तो दैट इज़ हाउ दे ट्राई टू लॉन्डर द मनी। कोई बंदा बहुत बढ़िया रेनोवेशन करवा लेता है अपने घर की, ऐसा कुछ भी, देयर आर वेरियस वेज, करेक्ट, बाय विच दे ट्राई टू लॉन्डर द मनी। तो सबसे पहला आपका होता है प्लेसमेंट यानी कि मार्केट में पैसा प्लेस करना। एनीवे, आया समझ? दैट इज़ द मोस्ट रिस्की बिकॉज राइट नाउ द सोर्स एंड द मनी आर लिंक्ड,
ये समझ आया? उसके बाद होता है तुम्हारी लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है अभी वही कि पैसा फिर यहाँ से वहाँ गया, अब उस बंदे से हमने पैसा इधर से उधर डलवाया, उधर से उधर डलवाया, ऐसे ऐसे करके हम लोग डलवा रहे हैं पैसे इधर उधर, मार्केट में हमारे पैसे चले गए हैं, राइट। तो आप कोई भी तरीके से पैसा यहाँ वहाँ कर रहे हो। यहाँ वहाँ करने के लिए आप कैसे करोगे? आपने यहाँ से कुछ रैंडम पर्सन को बोला, उस रैंडम पर्सन को बोला कि भाई दुबई में उस बंदे को भेज दे, ऐसे ऐसे करते तुमने लेयरिंग करी। फिर वो पैसे को ना वापस ट्रेस करने में टू द रियल ओनर बहुत टाइम लग जाता है। दैट इज़ वाई हम ये लेयरिंग करते हैं, जितना हो सके लेयरिंग करते हैं। अब लेयरिंग हो गई, वो लेयरिंग हम क्या करेंगे, मान ले मैंने 2 करोड़ का काला धन है मेरे पास, मैंने मार्केट में प्लेस कर दिया कोई तरीके से, राइट। मार्केट में प्लेस करने के बाद मैंने बोला कि 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन किसी ने भी करी ना तो यार पकड़ी जाएगी, तो मैं ऐसा करती हूँ इस 2 करोड़ को थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ, 50-50 लाख की 4 कर देती हूँ, या और कम कर 25-25 लाख की 8 कर देती हूँ, जो भी, ठीक है। हमने वैसे किया, तो मैंने सबको बांट दी। एक को बोला कि तू 25 लाख का ये कर दे, एक को बोल दे तू ऐसा कर दे वैसा कर दे, राइट। तो 25 लाख पे 25 लाख बोल रही हूँ, हाँ चल 25 लाख पे इतने किसी की नज़र नहीं जाएगी। यहाँ तक डन है, क्लैरिटी है। अब इतना तुम्हारी लेयरिंग, मतलब वो प्लेसमेंट के बाद लेयरिंग चल रही है, सब ने कर दिया पैसा इधर उधर कर दिया। अब वो पैसा मुझे चाहिए ना, काला पैसा है, मैंने वाइट करने के लिए मार्केट में डाला था, बांटने के लिए थोड़ी डाला था। कल को वो मेरे पास आना भी तो चाहिए वापस। तो अब आता है इंटीग्रेशन का स्टेज, जब आप छुट्टे इधर उधर किए हुए पैसे को वापस इकट्ठा करते हो। अब तेरे को मैंने 25 बोला यहाँ से दे दे, उसको मैंने बोला वहाँ से दे दे, फिर मैंने करके इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वो पैसे की मैंने बोल दिया कि ये बंदे को ऐसा कर दे, एज लोन्स दिखा दे या कुछ भी दिखा दे, और इसको दिखा दे कि भाई इसने ज़मीन खरीदी है, राइट। तो रैंडम हमने क्या किया कि इफ़ आई वांट टू परचेज, क्या बोलते हैं इसको, इफ आई वांट टू परचेज अ लैंड एंड देन व्हाट आई विल डू इज़ आई कैन पे यू इन कैश, आई कैन शो अ बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन कि आपको आपसे मैंने 5 करोड़ की वो ज़मीन खरीदी है, फिर भले वो ज़मीन होगी ज़्यादा की, आपने 2 करोड़ का घपला किया था ना, तो ज़मीन होगी 7 करोड़ की, तो मैंने 5 करोड़ की खरीद ली, 2 करोड़ तो तुम्हारे पास पहले से पड़े हैं मेरा कैश, राइट। तो घुमा के मेरे पास वापस आ गया पैसा, राइट। तो बस ऐसे रैंडम चीज़ें हैं। मैं अभी तुम्हें बहुत हाइपोथेटिकल एकदम बेवकूफ़ों वाले एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, तो मैं कैसे करना है ये सब थोड़ी सिखा रही हूँ। मेन तुम्हारा है कि ये हो क्या क्या हो रहा है, स्टेजेस बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो तुम्हारा सबसे पहला मार्केट में पैसा जाता है, फिर वो यहाँ वहाँ बाइफरकेट होके इधर उधर होके ट्रांसफ़र होता है। एक बंदा ट्रांसफ़र करेगा या उसको अलग अलग अमाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, लेटर ऑन उसको मार्केट से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन अ वे ऑफ बाइंग एन एसेट फ्रॉम दैट लैंड, फ्रॉम दैट मनी। आया समझ? ठीक है। तो अब ये तुम्हारा मेन प्रोसेस है। अब इसके अंदर उन्होंने, चलो इंट्रोडक्शन से ही पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रो में मनी लॉन्ड्रिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स टू डिस्गाइज इट्स इलीगल ओरिजिन, है ना। मैंने वही बोला ना कि उसका ओरिजिन खराब होता है हमने उस पैसे को कमाया गलत तरीके से। कैसा गलत? टेररिज्म, इलीगल आर्म सेल्स, फाइनेंशियल क्राइम, स्मगलिंग एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो भी, इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स एक्सेट्रा, जनरेट ह्यूज सम्स। एम्बेजलमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी तो गलत ही काम है। इनसाइडर ट्रेडिंग, कंप्यूटर फ्रॉड ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स प्रॉफिट्स, क्रिएट एन इंसेंटिव टू लेजिटिमाइज द इल गॉटन गेन थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। तो हम ये गलत कमाया हुआ पैसा कोशिश करते कि कोई तरीके से बढ़िया आ जाए हमारे पास, राइट। When a criminal activity generates substantial profits, the individual or group involved in such activities routes the funds to safe haven by disguising the sources. अब safe haven मतलब ऐसी कुछ कंट्रीज़, जैसे तुमने, यार मैंने नाम याद थे मुझे, वो सेफ हेवन, वो कंट्रीज़ जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। दुबई इज़ नॉट अ सेफ हेवन वैसे, क्योंकि दुबई में टैक्स इनकम पे नहीं लगता, बाकी सब चीज़ों पे लगता है। वो केमन आइलैंड्स तुमने सुना है? एक जगह है केमन आइलैंड्स, वहाँ पर ज़ीरो टैक्स है, बहुत लोगों की प्रॉपर्टी है वहाँ पर, बहुत सारे सुपरस्टार्स ये हो ऐसे वैसे, तो बहुत लोगों की प्रॉपर्टी वहाँ पर भेजने की कोशिश करते हैं वो लोग, ताकि पैसा उधर चला जाए, उधर चला गया तो टैक्स नहीं लगेगा ऐसा। और जो ये लोग हैं ना, पैसा जो बंदे मनी लॉन्डर कर रहे हैं, समझो पॉइंट समझो तुम्हारा ना, तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है। क्या मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग में इंसान टैक्स की चोरी करने के लिए नहीं कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग में इंसान को टैक्स पे करना है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये बताना है कि ये काला धन जो मेरा गलत ओरिजिन से आया है ना, वो मेरे को छुपाना है। मतलब मैंने किडनैपिंग करी है, किडनैपिंग करके बच्चे मैंने अगवा करके मैंने कम से कम 50 करोड़ कमा लिया।
पर वो 50 करोड़ मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर मैंने 50 करोड़ कोई तरीके से कहीं से करके मैंने सेव कर लिया उसको, उस पर मैं टैक्स भी पे कर दूँ तो भी मेरे पास बच गया ना कितना पैसा, राइट? सो आई वॉन्ट टू बी एबल टू यूज़ दैट मनी. I am not trying to evade taxes as such. The main purpose of money laundering is not evading taxes. आप टैक्स इवेड करके भी मनी लॉन्डर करते हो, मतलब आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी तो वो हो गई, बट आपका पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी साफ करने का मकसद होता है कि आपके इल वाले सोर्सेज से आपको बचना है. आया समझ कुछ? ठीक है, तो ये तुम्हें बताया था. अब उसके अलावा तुम्हारा दिया हुआ है बाकी कुछ है. हाँ ठीक है. व्हेन अ क्रिमिनल जनरेट सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स, इंडिविजुअल ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटीज रूट द फंड्स टू सेफ हेवेंस बाय डिसगाइजिंग द सोर्स गलत बताते हैं या बचा लेते हैं, चेंजिंग द फॉर्म और मूविंग द फंड्स टू अ प्लेस वेयर दे आर लेस लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन. मोस्ट फंडामेंटली मनी लॉन्ड्रिंग इज inextricably linked to underlying criminal activities that generates its in its essence. Laundering enables criminal activity to continue. ठीक है, चलेगा इतना डब्बा इतना क्या याद. तो प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेजेस है: प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन. इन द इनिशियल और प्लेसमेंट स्टेज मनी लॉन्ड्रिंग, द लॉन्डरर इंट्रोड्यूसेस हिज इलीगल प्रॉफिट्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम में डालने की कोशिश कर रहे हैं. कैसे करेगा? बाय ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इनटू लेस कॉन्स्पिशियस स्मॉलर सम्स then deposited directly into the bank account or purchased by series of monetary transactions. मतलब मान लो किसी बंदे ने 2 करोड़ कमाया, उसने मुझे कैश दे दिया, उसने मुझे वो कैश दे दिया और मैंने वो कैश ऐसे मान लिया कि मैंने ये पैसा पढ़ा के, मैं टीचिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे किसी बंदे ने 25,000 की फ़ीस दी है, तो मैंने 25,000 अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया. वो बंदे ने गलत काम किया, उसने मुझे कैश दिया, मैंने डिपॉजिट कर दिया, मैंने तेरे से डिपॉजिट करवा दिया कि अनुभव मेरे बैंक में डाल देना, राइट? मैंने बोल दिया अनुभव की फ़ीस आई है. इतना औखा तो नहीं है ना, ये चीज़ करनी आराम से हो सकती है. तो ऐसे ऐसे करके मैंने 6 बच्चे, अब अनुभव सच में मेरे पास पढ़ता है, पर मान ले मैंने एक और इसके अलावा BCDEF 6-5 बच्चे और कर लिए कि भाई ये भी बंदे मेरे पास पढ़ते हैं. नहीं पढ़ते हैं, राइट? उनकी भी फ़ीस आ रही है. मैंने रैंडम इधर एक बच्चे को इसको पकड़ा कि भाई इस बंदे ने मुझे फ़ीस दी है, वो पढ़ता ही नहीं है मेरे पास. तो इट इज़ वेरी ईजी कि बैंक अकाउंट में पैसा डलवा सकते हैं. क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपको, राइट? तो आपने बड़े अमाउंट को छोटे छोटे अमाउंट्स में बांट दिया और वो बांटने के बाद लोगों के बैंक अकाउंट में डाल दिया. अब मेरे पास वो पैसा आ गया, वो पैसा मैं लेयरिंग करना शुरू करूँगी उस पैसे की कि मेरे पास वो 25,000 आया है, ये 25,000 मुझे 4 लोगों से आया है, तो मेरे पास हो गया 1 लाख रुपया. ये 1 लाख और किसी से और आ गया एक्सेट्रा, तो मैंने गोल्ड खरीद लिया. ऐसे करते करते हम कुछ भी कर सकते हैं ना. आया समझ? गेटिंग द पॉइंट? तो यही बोला कि हम क्या करते हैं, बाय ब्रेकिंग अप लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इनटू लेस कॉन्स्पिशियस वाला, मतलब छोटा वाला नंबर दैट आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, और बाय परचेजिंग अ सीरीज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर लेटर कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट्स एट अनदर लोकेशन. मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ खरीद लिया, कुछ शेयर्स खरीद लिए, कुछ सिक्योरिटीज़ खरीद लिया, जो भी आप कल को डिपॉजिट करके पैसा ले सकते हो उससे. आया समझ? डेट डन है. After the funds enter into a financial system, the layering takes place. So in this stage, the launderer engages in a series of conversions or movements of the funds to distance them from their source. बहुत सारे हम पैसा बदल करते हैं ताकि मेन सोर्स जहाँ से वो पैसा आया उससे वो दूर हो जाए. आया समझ? The funds might be channeled through the purchase and sale of investments, instruments, or the launderer might simply wire the funds through a series of accounts of various banks. मैंने आगे तुझे भेज दिया, तूने आगे किसी को भेज दिया, कुछ भी. या तो बहुत सारे एसेट्स, वो गोल्ड वाला बंदा जिससे मैंने गोल्ड खरीदा वो भी हमारे साथ रिंग में जुड़ा हुआ है. उसको मैंने बोला कि भाई तू इतना पैसा मेरे पास आया है, तू मेरे को गोल्ड बेच दे. उसके पास चला गया, गोल्ड वाले ने आगे किसी को पैसा दे दिया, दुकान का रेंट बोल के उसने आगे किसी को दे दिया. करते करते वो दूर हो गया पैसा. ईजी, ये डन. तो ऑफ वेरियस अकाउंट्स, ठीक है. अब नाउ आफ्टर सक्सेसफुल प्रोसेसिंग ऑफ क्रिमिनल प्रॉफिट्स थ्रू द फर्स्ट 2 फेजेस, एक बार तुमने प्लेसमेंट लेयरिंग कर दी, द लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, द लॉन्डरर मूव्स देम टू इंटीग्रेशन. अब हम पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत रैंडम लोगों के पास पहुंच चुका है हमारा पैसा, राइट? तो इन दिस स्टेज द फंड्स री एंटर द लेजिटिमेट इकोनॉमी. अब वो पैसा वापस से प्रॉपरली मार्केट में आ रहा है. कैसे आ रहा है कि कोई तरीके से उससे कोई बड़ी एसेट खरीद रहे हैं एक्सेट्रा. द लॉन्डरर माइट चूज टू इन्वेस्ट द फंड्स इनटू रियल एस्टेट, लग्जरी एसेट्स और बिजनेस वेंचर्स, राइट? मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस विच टिपिकली फॉलोज 3 stages to finally release
द मनी लॉन्ड्रड फंड्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, वही प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट मूविंग फंड्स, डिस्गाइजिंग द ट्रेल, और लास्टली मेकिंग मनी अवेलेबल टू क्रिमिनल फ्रॉम टू सीक लाइक वो लेजिटिमेट लगेगा। आया समझ? इतना बोरिंग भी नहीं है ये, जैसे तुम्हारी शक्ल बन रखी है। नहीं बढ़िया चैप्टर है, ऐसी बात नहीं। आया क्लैरिटी है यहाँ तक? सीखने को मिल रहा है। चलो नेक्स्ट पेज, ये फोटो ठीक है। इम्पैक्ट्स को तुम फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करो और रीड मार्क कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पेज आ जाओ। पहला डब्बा अभी पढ़ लो एक बार प्लीज अपने आप। चलो ये पढ़ लिया। अब इन द केस ऑफ विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था जिस केस में स्पेसिफिकली ना बहुत मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ केस था। ये क्या था केस नहीं बताया उन्होंने, बस था। उस केस में जज जब बात करे थे, ऑर्डर जब पास करे थे, तो ये सारे केसेस में स्पेसिफिकली उन्होंने पहली बार इतना अच्छे से समझाया कि प्लेसमेंट क्या होती है, लेयरिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होती है। बस वही लिखा है, ठीक है, ABC फुल स्टॉप, और मार्क मत करना। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ग्लोबल इनिशिएटिव्स। पहुँचे? ग्लोबल इनिशिएटिव्स में क्या दिया हुआ है? ग्लोबल इनिशिएटिव्स इसकी ग्लोबली लोगों ने क्या क्या मेहनत करी है कि भाई अपना मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। ऑफ कोर्स लोगों ने कोशिश तो करी होगी क्योंकि सबको टैक्स चाहिए, सबको चाहिए क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो देयर आर वेरियस पॉइंट्स जो हम नहीं पढ़ेंगे, तो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करो इसका। Process of money laundering involves cleansing of money earned through illegal activities like extortion, blah blah blah. The tainted money is projected as clean money through intricate processes of placement, layering and laundering. ये समझ आया? इंट्रिकेट मतलब एकदम खतरनाक, एकदम इंट्रिकेट यानी कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ। इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट, लेयरिंग और लॉन्ड्रिंग। द सीरियस थ्रेट posed by money laundering to the financial system and sovereignty was being progressively realized by various countries of the world. Full stop. आया समझ कि सबको समझ में आया कि भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर ये नहीं रोकी गई तो क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि पैसा तो यूज़ हो सकता है, राइट? यहाँ तक फुल स्टॉप आया। अब इसमें तुमने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, तुम्हें सब नहीं याद करने हैं ऑफकोर्स। नेक्स्ट पे जाओ, सारा मत मार्क करना, फिर आगे का समझ नहीं आएगा। वर्ल्ड तक फुल स्टॉप बस, ठीक है? हमें फिर औखा होगा कि इसकी लैंग्वेज बहुत अजीब है इस चैप्टर की। नेक्स्ट पे जाओ, 249 पेज है नेक्स्ट तुम्हारा। 249 पेज को से ऊपर ही कट कर दो पूरा पेज। ये है ऐसा क्या तुम्हें दुश्मनी है मेरी बुक्स के साथ। पढ़ना था ये टॉपिक, एक पैराग्राफ था। अफसोस। चलो ऐसे देखो क्या हुआ, ये वाला मार्क कर ले। हाँ एक मार्क कर ले सिर्फ, मतलब जो अगर मान लो तुमको, अगर ये क्वेश्चन वैसे तो कम चांस है आने का, बट अगर इन केस, तो दिस इज़ योर टॉपिक, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन, ठीक है? यूरोप का में सर्च, सीजर, कॉन्फिस्केशन प्रोसीड्स, ये सब उन्होंने यूज़ किया, भाई मेहनत करी कि भाई अपने करे, ठीक है? एक्चुअली मैं तुम्हें सिर्फ वो मार्क करवा रही हूँ जो एक आधा बार पूछा हुआ है। यूरोप कन्वेंशन स्पेसिफिकली पूछा था, PYQ था, तो ऑफ कोर्स तुम वहाँ पे तो क्या ही लिख के आओगे, छोड़ के आओगे, बट मैंने तो बता दिया। अगले पेज पर ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, GPML ही अच्छे से मार्क करो। ये ऊपर वाला कट है? हाँ ऊपर वाला नहीं है, बेसिल कमेटी रहने दो, ग्लोबल प्रोग्राम मार्क करो। कैन वी से इट इम्पोर्टेंट? PYQ है यार, ठीक है? तो अब ग्लोबल प्रोग्राम में क्या था, ये इन्होंने ना पूरा बताया हुआ है कि हमने एक अलग से एक प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया ग्लोबली कि मनी लॉन्ड्रिंग को केटर करें। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव सेकंड लाइन में दिया हुआ है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ GPML एज अ यूनिट विद द UNO इज टू स्ट्रेंथन द एबिलिटी ऑफ UN मेंबर्स टू इम्प्लीमेंट मेजर्स ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब।
तो वही हिस्ट्री है थोड़ी सी इसके अंदर कि भाई ग्लोबली उन्होंने बहुत इनिशिएटिव्स लिए। फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ मार्क कर लो। FATF आ जाओ फिर। FATF इम्पोर्टेंट है, PYQ भी है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। FATF है ना, अब ऐसे है कि ना द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगेन इज़ एन एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट के बहुत सारी कंट्रीज़ मेंबर बनी है। बहुत ध्यान से समझो, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज़ एन एग्रीमेंट जिसकी बहुत सारी कंट्रीज़ मेंबर बनी है, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जैसे ना बहुत ऐसे है कि अगर आप ये करते हो तो ही हम आपको अलाउ करेंगे, आप ऐसा करते हो तो ही हम आपको अलाउ करेंगे, ऐसा सब भी है। तुमने क्या ODI में नहीं पढ़ा, किसमें पढ़ा? अच्छा हाँ तुमने, ठीक है, AC भी पढ़ा नहीं, ठीक है। तो अब ना मान लो इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ FATF की एग्रीमेंट, तो तुम्हें अलाउ किया जाता है कि तुम हमारे कंट्री में आके बोरिंग कर सकते हो, तो तुम्हें अलाउ किया जाता है कि तुम ऐसे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तुम उस एग्रीमेंट का हिस्सा हो जो एग्रीमेंट ऐसा बोलती है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करेंगे, राइट। सो इट इज़ अप्रिशिएटेड फॉर अ कंट्री टू बी अ पार्ट ऑफ FATF। आया समझ? तो FATF मेन 2 टाइप के एग्रीमेंट्स की बात थी, एक तो तुम्हारा मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा तुम्हारा एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ का। तो उन्होंने दो एग्रीमेंट्स करी थी मेन कि आप सारे एक्टिविटीज़ ऐसी करो कि एंटी टेररिज्म की तरफ हो और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ हो, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला ग्रुप के समिट में, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ मार्क करो मेन। FATF is a global money laundering terrorism financing watchdog. The intergovernmental body sets international standards that aim to prevent these illegal activities and the harm that they cause to the society. As a policy making body, सब समझ में आ रहा है ना इंग्लिश? As a policy making body, the FATF works to generate necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in these areas. ठीक है? दे ट्राई कि भाई सबके बीच में एक पॉलिटिकली तुम्हारी खुद की इच्छा हो कि मैं भाई ये रोकूं। आ रहा है समझ? अच्छे से आंखें खोल के सुन तू। इन दिस FATF expanded its mandate to incorporate efforts to combat terrorism financing. टेररिज्म को भी फाइनेंस जाता है ना यही पैसों से। टेररिज्म फाइनेंसिंग इन एडिशन टू मनी लॉन्ड्रिंग, फुल स्टॉप, ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट पेज आओ, जल्दी जल्दी नेक्स्ट पेज, कम ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज आओ, नेक्स्ट पेज सेकंड पैराग्राफ मार्क कर लो। ब्रैकेट क्लोज किया, पीछे कहाँ पर तक पढ़ा है मैंने? लास्ट तक पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट पेज तुम्हारा मार्क कर लो, सेकंड पैराग्राफ पूरा, बस इतना बहुत है। उसके बाद सब कट कर दो, चलो जल्दी कट कर दो तो सही। हाँ, ये एगमॉन्ट ग्रुप, एशिया पैसिफिक ग्रुप कट कर दो। नेक्स्ट पेज यूरेशियन ग्रुप कट कर दो। ऐसे ठीक है, ऐसे बैठे रहते हो क्यों इतना मरे यार, पढ़ो ना प्लीज़। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। डोंट ऐसे मत करो, फटाफट ख़त्म करो यार, थोड़ी सी एनर्जी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इंडियन इनिशिएटिव्स। अब इंडिया भी ऑफकोर्स बहुत मेहनत कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो तो खुद ही करती रहती है, बट मेहनत करिए कि ना हो, ठीक है। इसलिए मैं रुक गई, ठीक है। तो वी डोंट वांट टू लॉन्डर मनी, वी आर वेरी गुड कंट्री। तो अब ये हुआ। तो नेक्स्ट पेज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 हमने बनाया, जिस एक्ट के ये इधर आ गए, जिस एक्ट के हमारे ये सारे प्रोविजंस हैं, जिसके अंदर तुम्हारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, 10 चैप्टर्स और 75 सेक्शंस है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आओ थर्ड पैराग्राफ। इन केस ऑफ निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002 वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज इट्स स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस मेंशन्स टू मेक मनी लॉन्ड्रिंग एन ऑफेंस and to attach property involved in money laundering, so that this serious threat to the financial system of India is adequately dealt with, and it is worth setting out the statement, ठीक है, dealt with, full stop। हाँ, समझ आया कुछ? क्या समझ आया इसमें? केस लो है एक निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। क्या था इसमें? हाँ वही बता रहा हूँ, एक मिनट। रीड
करी गई थी ये कोर्ट में? ये फालतू मत बकवास कर। सिंपल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से उन्होंने इस केस में उन्होंने स्पेसिफिकली इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट किया। हाईलाइट करके उन्होंने क्या बोला कि भाई हम क्या करेंगे, टू मेक मनी लॉन्ड्रिंग एक ऑफेंस, आज से मनी लॉन्ड्रिंग एक ऑफेंस बोला जाएगा। साथ के साथ हम सारा प्रॉपर्टी जो उस लॉन्ड्रेड मनी से ली हुई है वो अटैच कर देंगे। अटैच मतलब सीज, कैप्चर, कॉन्फिस्केट, जो भी तुम्हारा सिर्फ जो उस मनी लॉन्ड्रिंग इज एन ऑफेंस एंड अटैच प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मनी, वो खराब मनी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड अटैच प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। अटैच मीनिंग अटैच कर देना मतलब बहुत कुछ होता है कि अटैच के टाइम आपके साथ अटैच कर दे कि आप उसको बेच नहीं सकते, या कॉन्फिस्केट कर दिया पता लग गया तो, या सीज कर दी प्रॉपर्टी, कुछ भी। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट। अब हम अपना दिमाग बहुत नहीं लगाते, हम बोलते जो FATF बोला वही सही होगा, तो हमने उसकी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चेप लिया यहाँ पर। ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं ना, ये हमारे एक्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, FATF को इग्नोर नहीं कर सकते, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट तुम्हारा है इट हैज़ बिन रियलाइज्ड वर्ल्ड ओवर, फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करो। इट हैज़ बिन रियलाइज्ड वर्ल्ड ओवर the money laundering process a serious threat not only to the financial system of countries but also their integrated sovereignty. Some of the initiatives taken by international वाले ये हैं, A B C मार्क कर लो, कल्ला सी, हाँ FATF का ही बोला हुआ है, इसलिए वापस तुम्हें मार्क करवा रही हूँ। मिला? सी में क्या बोला है, द समिट 7 मेजर इंडस्ट्रियल नेशन सब इकट्ठे आए और उन्होंने रिकमेंडेशंस किया। रिकमेंडेशंस, लास्ट लाइन पैराग्राफ की, रिकमेंडेशंस वर क्लासिफाइड अंडर वेरियस हेड्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हेड्स आर डिक्लेरेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज सीरियस क्राइम, टू वर्क आउट मोडालिटीज़ टू डिस्क्लोज वाला, कि भाई ऐसा मोड्स तरीक़ों से डिस्क्लोज करो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट कर सके इस क्राइम को। बैंक्स को बोला कि भाई तू नज़र रख, तेरे साथ क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा पैसा कब डिपॉजिट हो रहा है, इतना पैसा निकल रहा है, थोड़ा तुम नज़र रखो। यू आर द मेन चैनल जिनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, राइट। तो उनको बोला कि तुम डिस्क्लोजर करो, KYCs कितना ज़्यादा हो गया आजकल, राइट। उसके अलावा कॉन्फिस्केट प्रोसीड्स, डिक्लेयरिंग मनी लॉन्ड्रेड एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस एंड, इसका देख लेना क्या है यार नॉर्मल मतलब, और प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, अगला तुम्हारा रहने दो, डी, सेकंड पॉइंट मार्क कर लो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इन व्यू ऑफ द अर्जेंट नीड ऑफ द एनैक्टमेंट, तो हमने बनाया मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट, द बिल वॉज रेफर्ड, ये पूरा एक्ट बना था, बस हमने एक्ट बना दिया और कुछ हम करेंगे नहीं, हमने एक्ट बना दिया। नेक्स्ट आ जाओ। नहीं बस इतना, फुल स्टॉप, एक्ट बना दिया, बना के भूल गए, बस काम थोड़ी करेंगे कुछ। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पेज 255 पेज, एक्ट वाला फुल स्टॉप, पैराग्राफ मार्क कर ले तो पढ़ लेना बाद में। यही है पूरे पैराग्राफ में कि एक्ट बनाया, बिल पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज 255, कट। इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब आगे डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस में तुम्हें क्या बोला हुआ है, सबसे पहला अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब मैंने तुम्हें बताया, टू अटैचमेंट टू मीन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफ़र, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को यहाँ से वहाँ। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब तुमने जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी करी है उससे तुमने कुछ कमाया है, वो तो है ही, पर अगर मान लो तुमने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, उससे तुमने कोई ज़मीन खरीदी, उस फिर ज़मीन को बेच दिया, फिर उससे जो पैसा आया वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। सीधा कमाया गलत पैसा, या पैसे कमाकर ज़मीन खरीद के ज़मीन को बेचा, वो भी गलत पैसा। ठीक है, आया समझ? तो से देख लो, डिफाइंस द टर्म प्रोसीड्स टू मीन एनी प्रॉपर्टी derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of a criminal activity relating to scheduled offences। scheduled offense मतलब एक list of offences दी हुई है कि ये scheduled है, scheduled मतलब list, scheduled offences on the value of such or the value of such property or where property is taken or held outside country then the property equivalent to the value। तो scheduled offences जिसकी एक वैल्यू अपने डिटरमाइन की हुई है एज पर द लॉ। डन है। नेक्स्ट आ जाओ, बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, जो अल्टीमेटली, सॉरी प्रॉपर्टी का मतलब पता है तुमको, टेंजिबल इंटेंजिबल, पढ़ लोगे, मार्क करना, ये डेफिनेशंस पढ़ा रही हूँ मैं।
अटैचमेंट मार्क करो, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रॉपर्टी मार्क करो, बेनिफिशियल ओनर जो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी को ओन करता है या अल्टीमेटली उसके बेनिफिट्स लेता है, इंटरमीडियरी मतलब सिक्योरिटी मार्केट पूरा सेबी के हिसाब से वो चैप्टर, ठीक है, ब्रोकर सब ये भी मार्क करो, मार्क किया, इंटरमीडियरी वाला डेफिनेशन भी। नेक्स्ट आ जाओ, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, कोई पंगा हुआ तो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन करता है, लिखा हुआ है डायरेक्टर और बाय एन अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, मिला। नेक्स्ट रिपोर्टिंग अथॉरिटी, किसको रिपोर्ट करो, यानी कि बैंकिंग चैनल्स को बोला, रिपोर्टिंग एंटिटी बाय द means a banking company, financial institution, intermediary or a person carrying on or designated business, ठीक है। इनको इन लोग के पास इनके पास पावर है कि इनको अपने क्राइम रिपोर्ट करते हैं। शेड्यूल ऑफेंस जाने दो, स्पेशल कोर्ट वहाँ पर लिख लो, कोर्ट ऑफ सेशंस, ट्रांसफ़र करना, किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र करना, गिफ्ट दे दिया, प्लेज कर दिया, मॉर्गेज, परचेज, सेल, वॉट एवर। चलो नेक्स्ट, वैल्यू भी होगा, नहीं वैल्यू में लिखो फेयर मार्केट वैल्यू, या FMV लिख दो, या बुक में मार्क कर लो, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। कितने ऑप्शन में देती हूँ मैं तुमको, डन। यस। चलो शाबाश। नेक्स्ट है व्हाट आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये तुमको समझ गया, पढ़ लोगे इसको, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये शॉर्ट नोट पे पूछ लिया तो तुम्हारे लिए फिर अच्छा पॉइंट है, ये मार्क कर लेना। समझ गया ना, समझाने की जरूरत नहीं है ना, शाबाश। डाउट पूछ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा मजाक है। मनी लॉन्ड्रिंग, नेक्स्ट सेक्शन 4 से मार्क करो, सेकेंड पैराग्राफ से मार्क करो। सेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट any person who commits the offence of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment, ये मार्क कर लेना, for a term not less than 3 साल but which is 7 साल, 3 to 7 years यहाँ लिखा है। उसके अलावा and also liable to fine, however the proceeds 3 to 7 years plus fine, और अगर मान लो proceeds of the crime involving money laundering relate to any offence specified under the narcotic drug वाला सब्सटेंस वाले एक्ट में अगर जाते हो तुम, तो जो 3 से 7 था वो 3 से 10 हो जाएगा, नारकोटिक में 3 से 10 हो जाएगा। फाइन भी है इसमें? हाँ वो तो है ही, पैसा तो लेंगे यार, तुमने इतना कमाया है तो लेंगे नहीं। लिखी ली दूँ, भड़ी ली दूँ, चलो जल्दी। व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, वाई, अरे यार व्हाट इज़ अ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, वापस से वही डब्बा। 2 पैराग्राफ मार्क कर लो, 2 पैराग्राफ मार्क कर लो इसके, कर लो। कौन से? फर्स्ट 2 तो बीच में से थोड़ी बोलेंगे, 2 मार्क कर, क्या पता, तो फिर मैं बोलती ना 3rd पैराग्राफ 4th पैराग्राफ, कौन से, ठीक है। और ये विजय मदन लाल के ऊपर तो पीछे ही पड़ गए हैं, 3 बार केस आ गया इसका, से क्या करती है। डन है। यस। लास्ट पैराग्राफ जो तुम्हारा है, छोड़ो मत पढ़ो, वो बस अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, पढ़ने में मज़ा आता है, और कुछ नहीं है लास्ट पैराग्राफ में। अगर तुम्हें अच्छी इंग्लिश पढ़ने का शौक है, नहीं कोई नहीं, होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पेज फटाफट, हो जाएगा प्लीज, तो करने तो दे। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, चल मैं रुकना नहीं चाहता। मैं तो बता रहा हूं उल्टा, 11 पेज रह गए। ठीक है चलो इस पर चर्चा करते हैं, 11 रह गए, फिर क्या क्या लिखा है उसमें, फिर ये आप बताओ। तो फिर करने देना, अभी फ्लो बना हुआ है। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, अटैचमेंट क्या था, प्रॉपर्टी सीज करना, सेल करने से प्रोहिबिट करना, बस इसमें ये है। हाँ यार। सो यू हैव फर्स्ट पैराग्राफ वही। अब ना इधर थोड़ा सा तुम्हें स्पेसिफिकली क्या दिया हुआ है कि भाई कौन बंदा है जो अथॉरिटी है जिसके पास अटैच करने की, नॉट एवरीबडी कैन नीड दैट ऑर्डर ना। अब ना देखो अटैच करने में ना उन्होंने एक बोला हुआ है कि सीज करना, कॉन्फिस्केट करना बहुत बड़ी बात होती है।
ठीक है। पर अगर हम तुम पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो अप टिल दैट टाइम डायरेक्टर, हमने पीछे पढ़ा था कहीं पर, तुमने लिखा भी था। यहाँ पे लिखा था। हाँ, तो जो डायरेक्टर होगा ना वो प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर देगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगी, जो भी कोर्ट से हम परमिशन लेंगे कि अटैचमेंट को एक्सटेंड करवा दो, ये सारा काम चलेगा। ठीक है, चलते 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 कल को प्रॉपर्टी सीज या कॉन्फिस्केट हो सकती है। सीजर और कॉन्फिस्केशन में फ़र्क होता है। सीजर में प्रॉपर्टी हो सकता है कल को आपको वापस मिल जाए, कॉन्फिस्केशन में कॉन्फिस्केट ख़त्म, कभी भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, भले हम बेचे, भले हम यूज़ करें, भले हम खा जाएं। ठीक है, कॉन्फिस्केट इज़ द एंड, उसके बाद आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। सीजर में एक उम्मीद की किरण है। ठीक है, तो रीड दिस, मैं पढ़ूंगी, पढ़ोगे। कंपनी में तो मैम डायरेक्टर ऑर्डर करता है, अगर कोई इंडिविजुअल है नहीं, सॉरी, डायरेक्टर इज़ नॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी। यहाँ पर डायरेक्टर एक पोजीशन है, इंस्पेक्टर जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे। ठीक है, डन। पढ़ोगे अभी कि मैं पढ़ूँ तो तुम सुनोगे? ये बता देना, पढ़ो, जल्दी पढ़ो, स्पीड में कर लो ना। 11 रह गए तो बोल रहा था ना, 11, 10, फिर 9, फिर 8। डेल्ट क्या होता है? डील करना, डेल्ट का, डील का पास्ट टेंस डेल्ट। अजीब वर्ड। तो ऑक्सफोर्ड में लग जाना था तेरे को। फटफट। पढ़ लिया फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में पढ़ते हैं। द सेट प्रोविजनल अटैचमेंट, प्रोविजनल अटैचमेंट हुई, अब तक प्रोविजनल अटैचमेंट हुई थी ना, कितने टाइम की? 180 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। 180 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती थी। तो अब ये प्रोविजनल अटैचमेंट तुम्हारी डज नॉट डिबार द पर्सन हु हैज़ द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम एंजॉइंग द सेम। ये भी तुमको पता है, वो प्रॉपर्टी यूज़ तो कर सकता है, बेच नहीं सकता था, राइट। तो 180 दिन की अटैचमेंट में हम उसको प्रॉपर्टी यूज़ करने दे रहे हैं। उसके बाद 180 दिन ख़त्म हो गए, फिर क्या? फिर तो वो फटाफट बेच देगा। तो डायरेक्टर जो होगा या कोई भी और ऑफिसर जिसने प्रोविजनलिटी अटैच करी है, वो क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी का पूरा पोजेशन, पूरा एविडेंस लेकर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। अथॉरिटी यानी कि कोई कोर्ट या जो भी डेजिग्नेटेड बंदा है। तो तुम्हारे लिए आसान वर्ड है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तुम्हें याद नहीं करना है कि वो जा किसके पास रहा है, राइट। तो पर्सन मेकिंग अ डिसीजन उसके पास जाएगा, उसको बोलेगा कि भाई देख, सॉरी, order along with the material in his possession to the adjudicating authority immediately, and thereafter required to file within a period of 30 days from the attachment, file a complaint stating the facts of such attachment before the authority। तो within attachment का ऑर्डर पास करने के बाद वो अथॉरिटी के पास जाएगा, 30 डेज़ के अंदर अंदर अपना सारा बताएगा कि मैंने ये क्यों ऑर्डर पास किया। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है? अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या सेक्शन 6 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन वन और मोर पर्सन्स नॉट बिलो द रैंक एज प्रिस्क्राइब्ड रैंक टू, कि वो बंदा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बन जाता है। ठीक है, तो ये फालतू पैराग्राफ है, ये तिंगा जो 3 पर लाइन है वो कट कर सकते हो। एडजुडिकेशन का मतलब अभी क्या हुआ, सेक्शन 8 डीलिंग विद एडजुडिकेशन स्टेट्स दैट ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, ऊपर कंप्लेंट आई थी, on receipt of complaint और application made जो भी होंगे, if the authority has reason to believe that any person has committed an offence under section 3 or is in possession of proceeds of crime,
इट में सर्व अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 days ऑन सच पर्सन कॉलिंग अपॉन द प्रॉपर्टी अटैच्ड। तो वो प्रॉपर्टी अटैच का ऑर्डर पास करवा देगा, ठीक है, उसको बुलाएगा, फुल स्टॉप, अटैच्ड, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, क्लोज। ओपन तो करो। मिलेगा हाँ। नहीं तुझे कहाँ है? सुन रहा था, सुन के ज़्यादा समझ आते हैं सच में। लास्ट 4th लाइन पे सब सेक्शन 1 से पहले अटैच्ड इधर कहीं होगा, अटैच, हाँ, ठीक है। Done. सेकेंड पैराग्राफ, प्रोवाइडेड दैट where a notice under this subsection specifies any property as being held by a person on behalf of any other person, a copy of such notice shall also be served upon such other person। समझ आया दोनों को? अगला, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where such property is held jointly, तो फिर shall be served to all persons। नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ, 5th line, provided that provide that if the property is claimed by a person other than a person to whom the notice has been issued। मैंने नोटिस तुझे बोला, मैंने अनुभव को नोटिस भेजा, मन्नत बोली लेकिन ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, तो has been claimed by any other person, such person shall also be given an opportunity of being heard to prove that the property is not devolved in kind। तो हम तेरे को भी नोटिस भेज देंगे, तू बोला मेरी है तो ठीक है, फिर तू नोटिस रख, तू भी रख, पर यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि तो सामने आके क्लेम कर रही है ना, तो देर माइट बी समथिंग कि ये प्रॉपर्टी जेन्युइन हो तेरी, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तुझे भी दी जाएगी। वैसे तो सबको दी जाती है, इसको भी दी जाएगी, बस ऐसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा दिया हुआ है, हाँ, सेक्शन 8(3), ये भी मार्क करो। हाँ, मतलब सेम प्रोसेस चल रहा है ना, उसमें ही जा रहा है ये सारा, ठीक है। तो दिस प्रोवाइड्स दैट वेयर द अथॉरिटी डिस्क्राइबिंग अंडर दिस दैट एनी प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, ही शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कन्फर्म द अटैचमेंट मेड ऑफ सेक्शन 5 और रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो रिटेंशन हो गया सेक्शन 5, तो मतलब जो 180 days वाला था, है ना, वहाँ पे लिखा था ना, साथ में हो ना, फॉलो कर रहे हो पूरा प्रोसेस। तो अभी सेक्शन 5 वाले प्रॉपर्टी को वो या कंफर्म कर देगा, रिटेन कर देगा जो भी, और रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड सीज्ड और फ्रोज, सब कुछ जो भी है, रिकॉर्ड्स फ्रोज कर देगा, बैंक अकाउंट सीज कर देगा, सब कुछ जो उसको लग रहा है, ठीक है। एंड रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग दैट अफेक्ट वेयर अपॉन सच अटैचमेंट और रिटेंशन और फ्रीजिंग और द सीज्ड शैल कंटिन्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 365 days। तो देखो यहाँ पर अंडर सेक्शन 8(3) तुम्हारा प्रॉपर्टी का सीजर एक्सटेंड हो गया, आया समझ, क्लैरिटी। 365 days हो गया, और पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, और पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग मतलब जब तक चल रहा है 365 days और पेंडेंसी, है ना, relating to an offence under this act before a court or under the corresponding law of any other country before the competent court criminal outside India as the, ठीक है, जो भी तुम्हारा उसके सामने केट में है, बाहर अगर केस चल रहा है तो वहाँ पर वॉट एवर, ठीक है। उसके बाद बिफोर बिकम फाइनल आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इज पास्ड, और ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा एक बार तुम्हारा कॉन्फिस्केशन हो गया, फिर तो तुम्हारा गई प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत ज़्यादा तुम इस पर डेप्थ में जाओगे ना तो तुम इरिटेट हो जाओगे कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। तो प्रॉपर्टी पहले प्रोविजनल अटैचमेंट 180 दिन, 180 दिन के अटैचमेंट के बाद अथॉरिटी को हम एक नोटिस देंगे विद इन 30 days, जो पीछे था सेक्शन 8 में, ठीक है। 30 days में हम नोटिस देंगे कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी अटैच करी है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी को फिर नोटिस किसको किसको जाएगा, वो वाला था। फिर 8(3) 365 days का एक्सटेंशन, बस फुल स्टॉप। आगे याद किया, ऑर्डर कोर्ट, आउट ऑफ इंडिया, इन इंडिया, इतना नहीं होएगा तो चलेगा, ठीक है। हमें उनको कंफ्यूज नहीं करना जो पढ़ रहा है आपके आंसर को, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी। नेक्स्ट आ जाओ अभी तुम्हारा डब्बे के बाद 3rd पैराग्राफ, प्रोवाइडेड दैट इफ़ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू टेक पोजेशन, तो हम क्या करेंगे, द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन शैल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ द प्रॉपर्टी हैड बीन टेकन पोजेशन ऑफ। मतलब कॉन्फिस्केट बंद करवा देंगे वहीं पे ही, सील कर देते हैं, जैसे पोजेशन नहीं ले पाए। तो ये कॉन्फिस्केशन में तो प्रॉपर्टी मिलती नहीं होंगे वापस, ये है ना कि अगर सीज नहीं कर सकते, फ्रोज नहीं कर सकते, तो कॉन्फिस्केट कर देंगे प्रॉपर्टी। If it is not possible to take possession of a property frozen,
द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन शैल हैव द सेम इफेक्ट एज इट प्रॉपर्टी हैज़ बीन टेकन पोजेशन ऑफ। इसका सिर्फ इतना मतलब हुआ कि अगर मान ले पोजेशन नहीं ले पाए पर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास कर दिया, तो तेरा ही घर था जिसको, कोई रैंडम पर्सन का घर था जिसको हमने कॉन्फिस्केट कर दिया है, तो ऐसा माना जाएगा मैंने जैसे उसका पोजेशन भी ले लिया है, मतलब तू वहाँ नहीं घुस सकता। कॉन्फिस्केट मतलब प्रॉपर्टी वही बोला है। पॉइंट इज कि अगर पोजेशन गोल्ड था तो मैंने ले लिया ना, तो उसका कुछ नहीं कर पाएगा, पर अगर तेरा घर है तो मैं लूँ कैसे, मैं ताला मार दूंगी बाहर। तो इट कॉन्फिस्केशन ऑर्डर इट मीन्स एज इफ आई हैव टेकन पोजेशन, भले वो प्रॉपर्टी तेरे पास ही पड़ी है अभी भी, या तेरे आसपास ही है अभी भी। आया समझ? सही, चलो सही। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ डब्बा मार्क कर लो। 8.8 provides that where a property stands confiscated to the central government under this, the special court in such manner as may prescribed may also direct the central government to restore such confiscated property or part thereof of a claimant with a legitimate interest in the property। अगर मान लो कोई दूसरा क्लेमेंट बंदा आया कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी, तो उसने जो भी किया हो पर मैं सही हकदार हूँ, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट किया, मेरे हिस्से का मुझे दे दो वापस, तो हो सकता है स्पेशल कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया तो वो गवर्नमेंट को ये बोल देगी कि आप ऐसा कर दो। To such or part thereof to the claimant with legitimate interest in the property who may have suffered a quantifiable loss as a result of the offence of the money laundering, provided that special court shall not consider such claim unless it is satisfied that the claimant has acted in good faith। Done? यहाँ तक कोई दुख तकलीफ समस्या? Vesting of property in central government, last paragraph 2 line। It may be noted that nothing in this section shall operate to discharge, वापस नहीं आएगी, वही लिखा है, shall operate to discharge any person from any liability in respect of such encumbrances which may be enforced against such person by suit or damage। कोई भी तरीके से आपके के ऊपर जो हमने लगाए हैं इल्ज़ाम, वो डिस्चार्ज नहीं हो सकते किसी भी लॉ में, किसी भी तरीके से। आपके ऊपर लगे इल्ज़ाम मतलब अगर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आ गया तो वो वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है। अरे नहीं, मेरी गलती, आई एम सॉरी। एक जो छोटी सी लाइन यहाँ पर जो मैंने मिस करी है वो ये है कि अगर मान लो तुम्हारी ज़मीन थी, वो ज़मीन कॉन्फिस्केट हो गई है, पर तुमने उस ज़मीन को गिरवी रखकर कोई लोन लिया है, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई, तुम बोलेगे वो ही गई तो मैं क्या करूँ, अभी मैं लोन वापस नहीं पे कर सकता, आई एम डिस्चार्ज, बट नो यू विल नॉट बी डिस्चार्ज्ड। तो आपको लोन पे करना पड़ेगा, लोन आपको पे करना पड़ेगा। मतलब उस प्रॉपर्टी के तहत कोई पैसा तुम्हें किसी को देना है, कोई प्रॉपर्टी का कुछ आधा पैसा तुमने प्रॉपर्टी किसी से खरीदी है ना, मैंने गलत पैसे से तेरे से प्रॉपर्टी खरीदी है, राइट, मेरे पास ब्लैक मनी है, पर तुझे थोड़ी पता था वो चीज़, राइट। तो तेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने 2 करोड़ दिए और वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई, तो बोलेगा मेरा बाकी का 3 करोड़, तो बोला प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट, मैं नहीं जानता, मेरे पास थोड़ी आई, मैं तो मना कर दिया ना, मेरे पास आती तो मैं तेरे को बाकी के 3 करोड़ देता, मेरे पास आई ही नहीं। आई टेल यू आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी, इट विल नॉट बी द केस। आपका जो बोनाफाइड बोलते हैं ना, जो बेसिक गुड फेथ में आपके जो भी सामने वाले बंदे के ऑब्लिगेशंस होते हैं वो डिस्चार्ज नहीं होंगे। आया समझ? बोला कैसे मैंने ऐसा उल्टा, है ना, एनी ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी टुवर्ड्स a third party, comma, in good faith, shall stand unaffected। तुम अपनी देख लो यार, मैंने तो मज़ा आ रहा था अच्छी इंग्लिश लिखने में। ठीक, ताकत कब की कसम? अरे वो तो मैं भूल गई थी। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी
रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। हाँ ठीक है, फिर ये कल करते हैं। ठीक, यहाँ तक बहुत है, बस कल हो जाएगा कंप्लीट ये।